अगस्त 2024 के दिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता का तख्तापलट हो जाता है। शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ती है। आंदोलनकारियों की एक बड़ी भीड़ उनके आवास पर हमला बोल देती है और घर का सारा सामान ले जाती है। इसी बीच कुछ लोग कहने लगते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि सीआईए का हाथ है। शेख हसीना के तख्तापलट में सीआईए की भूमिका को लेकर के अभी कम जानकारियां हैं, लेकिन अतीत के ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट मिलते हैं जो खुद सीआईए ने जारी किए हैं, जिनसे यह बात साबित होती है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने दूर देशों में पेड प्रोटेस्ट करवाई है, शूटर्स हायर किए हैं और तख्तापलट करवाए हैं, सरकारें गिरवाई दी। जैसे पहला सवाल उठता है कि आखिर सीआईए आखिर कितनी पावरफुल है। सीआईए ने अमेरिका के फायदे के लिए किन किन देशों की सरकारों को गिराने का काम किया है? क्या सीआईए ने भारत में भी ऐसी हरकतें करने की कोशिश की थी? सीआईए ने इंदिरा गांधी पर क्या आरोप लगाए हैं? सीआईए के बड़े बड़े सीक्रेट ऑपरेशंस की पोल खोलेंगे हम आज के इस एपिसोड में। 22 नवंबर 1963 के दिन अमेरिका का डैलस शहर 2 लाख लोगों की खचाखच भीड़ से अपने राष्ट्रपति जॉन कैनेडी का इंतजार कर रही थी। राष्ट्रपति कैनेडी का काफिला जैसे जैसे कन्वेंशन की सेंटर की तरफ बढ़ रहा था, लाखों लोग उनका गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करने के लिए बेताब हो रहे थे। भीड़ के उस उत्साह को देखकर पास में बैठी गवर्नर की पत्नी नीली ने राष्ट्रपति कैनेडी से कहा कि सर, आप अब ये नहीं कह सकते कि डैलस के लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं। इस पर कैनेडी ने कहा कि यकीनन अब मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन कैनेडी इससे आगे कुछ बोल पाते कि एक बंदूक की गोली उसके गले को चीरकर बाहर निकल चुकी थी। जब तक राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड कुछ समझ पाते, तब तक दूसरी गोली भी कैनेडी को उनके शकल को तोड़ते हुए सर में समा चुकी थी। राष्ट्रपति कैनेडी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अमेरिकी सुरक्षा बलों ने कैनेडी पर गोली चलाने वालों को अरेस्ट कर लिया, जिसका नाम था ली हार्वे। पूछताछ में पता चलता है कि मौके पर ली ही एकलौता ऐसा आदमी था जिसने इस पूरे कत्लेआम को अंजाम दिया। लेकिन ली के पकड़े जाने के बाद ही उसे डैलस पुलिस ने हेडक्वार्टर से जेल ले जाया जा रहा था। तभी ली की लाइव टेलीविजन पर पुलिस के सामने उसको मौत के घाट उतार दिया गया। वैसे में पहला सवाल उठता है कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी को किसने मरवाया। सालों तक कैनेडी के कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए कई कमीशन बिठाए गए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। लेकिन साल 1992 में यानी कैनेडी की हत्या के 30 साल बाद ऑपरेशन नॉर्थवुड नाम से सीक्रेट डॉक्यूमेंट की क्लासिफाइड हुई, यानी कि सार्वजनिक हुई। इस फाइल में यह संकेत कर रही थी कि कैनेडी को किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी सीआईए ने मरवाया था। सीआईए को कटघरे में खड़ा करने के लिए यह एकमात्र डॉक्यूमेंट नहीं थे, बल्कि अब तक कोरवाल टाइम से लेकर के कई डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाइड किए जा चुके हैं, जिसमें सीआईए के काले कारनामे के बारे में पता चलता है। डिक्लासिफाइड से मतलब ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो बाद में खुद अमेरिकी सरकार ने पब्लिश किए हों, अपने ओपन किए हों कोर्ट के फैसले के बाद, तो कभी अपनी मर्जी से। और इन्हीं डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि सीआईए ने किन किन देशों की सरकारें गिरवाने के लिए पैसे खर्च किए। मगर सीआईए की आगे की कहानी जानने से पहले हम आपसे एक छोटा सा अपील करेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस चैनल को काफी आगे ले आया है, आपको उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब सीआईए की कहानी को शुरू करते हैं। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जब ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस जैसी साम्राज्यवादी ताकतों का सूरज डूबने लगा, ब्रिटेन को भारत समेत बहुत से उपनिवेश आजाद करने पड़े, तब सबसे बड़ा सवाल ये उठा उस वक्त कि अब विश्व का असली दरोगा कौन बनेगा। इस दावे के लिए दो महाशक्तियों का उदय हुआ, एक अमेरिका सुपर पावर के तौर पर और दूसरा रूस। पहले रूस को यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जहां पर रूस समाजवादी कहें या कहें कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट व्यवस्था का नायक था, वहीं अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का नायक था। रूस मजदूर केंद्र शासित देश था, तो वहीं अमेरिका बिजनेसमैन के लिए। इसीलिए इन दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। कोल्ड वॉर में दो देश सीधे नहीं लड़ते, बल्कि अलग अलग जगहों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, अन्य देशों को अपने पाले में लाते हैं, वहां की सरकारें गिरवा के अपने मनपसंद की सरकारें बनवाते हैं। इसीलिए इस काम को एक संगठन की जरूरत पड़ी, जो अंदर ही अंदर गुप्त रूप से अमेरिका के राजनीतिक और आर्थिक एजेंडा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सके और विश्व के अन्य देशों से रूस का प्रभाव कम कर सके।
अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अमेरिका ने साल 1947 में CIA यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया। आगे चल करके CIA दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी बन जाती है। CIA ने अपना सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन ईरान में किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजाक्स, जिसके तहत ईरान में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दीक का तख्ता पलट करके CIA ने वहां पर अपना प्यादा बैठा दिया। ये छोटी बात नहीं है कि किसी देश की खुफिया एजेंसी साजिश करके एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री को हटवा दे। CIA पर भारत में भी केरल की कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के भी आरोप लगे हैं। उसके बारे में इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ईरान का किस्सा समझना बहुत जरूरी है ताकि आप ये समझ सकें कि खुफिया एजेंसियां काम कैसे करती है। 18वीं और 19वीं सदी में बहुत सारे देशों पर ब्रिटेन का प्रभाव था, जैसे भारत में भी था। इसी तरह 18वीं शताब्दी में ईरान की सत्ता पर ब्रिटेन का प्रभाव था। ब्रिटेन के लोग ईरान में बिजनेस करते थे। इस कड़ी में साल 1906 में एंग्लो पर्सियन पार्सियन ऑयल कंपनी, जिसे साल 1920 आते आते पूरे ईरान के ऑयल सेक्टर के सभी एक्सक्लूसिव राइट मिल जाते हैं और आगे इस कंपनी का नाम एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी रख दिया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ईरान और ब्रिटिश संबंधों में कुछ बदलाव आते हैं। ब्रिटिश ने ईरान पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वो हिटलर के नाजी जर्मनी को सपोर्ट कर रहा है। ब्रिटिश सरकार को डर सताने लगा कि कहीं ईरान में मौजूद एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी की आबादामन रिफाइनरी जर्मनी के कंट्रोल में ना आ जाए। और यहाँ पर भी आरोप लग रहे थे कि ईरान को जो 16% का मुनाफा मिलना चाहिए था कंपनी के तरफ से, उसके हिसाब से किताब में गड़बड़ कर रही है। इधर ब्रिटेन ने ईरान पर जो प्रो जर्मन होने का आरोप लगाते हुए ईरान में मौजूद जर्मन के नागरिकों और डिप्लोमेट्स को ईरान से निकालने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इधर रूस भी ब्रिटेन के पक्ष में आ चुका था क्योंकि रूस को भी हिटलर से खतरा था। इसीलिए अगस्त 1942 में रूस और ब्रिटेन दोनों ने ईरान में आक्रमण कर दिया और जल्द ही पूरा ईरान ब्रिटेन और रूस के हाथ में आ जाता है। ईरान के शासक रेजा शाह को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी जगह उसके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान का नया शाह बना दिया जाता है। ईरान में राजा को शाह कहा जाता है। आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अब मोहम्मद रजा शाह हथियारों और पैसों के लिए ब्रिटेन पर निर्भर था। इसीलिए ब्रिटेन जो चाहता वो मोहम्मद रजा शाह को करना पड़ता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन का सूरज डूबने लगता है। ईरान में कम्युनिस्टों के द्वारा ईरान के भीतर विदेशी ताकतों के प्रभाव के विरुद्ध भावनाएं पनप रही थी। साल 1951 में जब ईरान की संसद में चुनाव हुए तो वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस के खिलाफ आवाज उठाने वाली नेशनल फ्रंट को बहुमत मिल जाता है और इस तरह मोहम्मद मुसद्दीक लोकतांत्रिक तरीके से ईरान के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। सरकार में आते ही मुसद्दीक ने ईरान के ऑयल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी उसे सरकारी कंट्रोल में ले लिया। मुसद्दीक के इस फैसले पर उन्हें ईरान ने हीरो बना दिया, लेकिन ब्रिटेन को इसके भारी नुकसान होने लगते हैं। अब ब्रिटेन ने अमेरिका से संपर्क साधना शुरू कर दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बड़ी ताकत बनकर उभरा था। शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एम ट्रूमैन ने ईरान में अपना हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ईरानी दौरे पर आए ट्रूमैन ने कहा था कि हम ईरानियों के भी मित्र हैं और वैसे ही अंग्रेजों के भी मित्र हैं। एक निष्पक्ष समाधान हासिल करने के अलावा इस मामले में हमारा कोई राष्ट्रीय या निजी हित नहीं है। लेकिन साल 1922 में अमेरिका में सरकार बदल जाती है और डेविड आइजनहवर अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए ब्रिटेन ने अमेरिका से दोबारा संपर्क साधा और अमेरिका को समझाने की कोशिश की कि मोहम्मद मुसद्दीक एक कम्युनिस्ट है और ईरान रूस के प्रभाव में आ सकता है। इसीलिए मोहम्मद मुसद्दीक को ईरान की गद्दी से हटाना बेहद जरूरी है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोहम्मद मुसद्दीक को हटाने की प्लान की साजिश पर मोहर लगा दी और यहां से शुरुआत होती है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के ऑपरेशन अजाक्स की। ये सीक्रेट ऑपरेशन अजाक्स की जानकारियां खुद अमेरिका ने साल 2013 के अगस्त के महीने में सार्वजनिक की, जब ऑपरेशन अजाक्स को 60 साल पूरे हो गए थे। ऑपरेशन अजाक्स के प्लान को अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन दोनों ने ही एक महीने में ड्राफ्ट किया, जिसमें 1 जुलाई के दिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने खुद अप्रूव किया और इसके 10 दिन के भीतर ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इस प्लान पर फाइल कंसेंट दे दी। इस तरह एक प्लान पर फाइल कंसेंट दे दी। इस तरह एक हफ्ते के भीतर ही CIA के एजेंट कमिट किम रूजवेल्ट के दौरान
ईरान के राजधानी तेहरान में ऑपरेशन अजाक्स को अंजाम देने के लिए भेज दिया जाता है। कमिट को कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थियोडोर रोजवेल्ट का पोता था। कमिट रोजवेल्ट के ईरान पहुंचने से पहले ही सीआईए ने पैसे के दम पर ईरानी प्रेस में कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दीक के खिलाफ खबरें चलवाना शुरू कर दिया था। इधर सीआईए के एजेंट कमिट ने मोहम्मद मुसद्दीक विरोधी और प्रो शाह आर्मी अफसरों को सीआईए की लोकल टीम में मिलाना शुरू कर दिया था। साथ ही मोहम्मद रजा शाह को मनाना शुरू कर दिया कि वो मोहम्मद मुसद्दीक को हटाकर आर्मी कमांडर जनरल फजुल्लाह हिदी को प्रधानमंत्री नियुक्त करे। ईरानी आर्मी में मौजूद उस वक्त अपने लोगों के बल पर सीआईए ने पेड प्रोटेस्ट करवाने शुरू कर दिया, यानी प्रदर्शनकारी भाड़े पर बुलाए जाने लगे जो प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दीक के खिलाफ प्रदर्शन करते। ईरान की मीडिया में मोहम्मद मुसद्दीक की सरकार को कमजोर दिखाया जाने लगता है। सीआईए यह सब अब इसलिए कर रही थी ताकि आगे होने वाले जो तख्ता पलट था जनता की नजर में जायज ठहराया जा सके। सीआईए के ऑपरेशन के बारे में प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दीक को भी पता चल जाता है। अब मुसद्दीक ने ईरान की संसद को भंग करने की घोषणा कर दी। इससे मुसद्दीक को ईरान के शाह से भी अधिक ताकत मिलने वाली थी, लेकिन सीआईए के दबाव में आकर शाह मोहम्मद रजा पहलवी उस डिग्री पर साइन करने के लिए सहमत हो जाते हैं, जिससे प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दीक की जगह आर्मी कमांडर जनरल फजुल्लाह जाहिद को प्रधानमंत्री बनाया जाना था। लेकिन मुसद्दीक ने प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ने से इनकार कर दिया। अब मुसद्दीक के समर्थन भी सड़कों पर समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतर आते हैं। अगले दिन मुसद्दीक ने तख्ता पलट करने की साजिश में शामिल लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। मुसद्दीक के पलटवार को देखकर ईरान का जो शाह है वो भाग जाता है और जनरल फजुल्लाह जाहिद भी एक सीक्रेट जगह पर छुप जाता है। एक तरह से सीआईए का प्लान उन पर ही उल्टा पड़ गया। अमेरिका समझ गया कि मिशन फेल हो चुका है, इसीलिए सीआईए एजेंट कमिट रूजवेल्ट को एक टेलीग्राम आया जिसमें उसे ऑपरेशन अजाक्स को बीच में ही छोड़कर वापस यूएस आने के लिए कहा गया। ईरान में मौजूद अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने भी अजाक्स प्लान छोड़कर भागने का प्लान बना लिया, लेकिन कमिट रूजवेल्ट ने अपना प्लान छोड़ने के बजाय जनरल फजुल्लाह जाहिद को ईरान की गद्दी पर बैठने के लिए अपने प्रयास डबल कर दिए। रूजवेल्ट ने पैसे फेंककर ईरान की सड़कों पर भारे के प्रदर्शनकारियों से भर दिया। रूजवेल्ट का यह डिसीजन ईरानी और अमेरिकी रिश्तों का भविष्य बदल देता है। 19 अगस्त के दिन ईरान के अखबारों में शाह साइन वाली डिग्री को पब्लिश करवाया जाता है और घोषणा करवाई जाती है कि ईरान के प्रधानमंत्री पद का असली दावेदार जनरल फजुल्लाह जाहिद है। क्योंकि ईरान की आर्मी फजुल्लाह जाहिद के अंदर आती है, इसीलिए उसने सड़कों को घेर लिया और मुसद्दीक के इस्तीफे की मांग करने लगी। शाम 4 बजते बजते शाह के समर्थक और भाड़े के समर्थक मुसद्दीक के समर्थकों से हिंसक तरीके से भिड़ जाते हैं। इस हिंसा में करीब 300 लोगों की जान चली गई। मुसद्दीक को भागकर छुप गया था। ईरान के शाह ने वापस आने का ऐलान कर दिया। 9 घंटे के भीतर एक तख्तापलट का सेक्सुअल मिशन में बदल जाता है। ईरान में लोकतांत्रिक ढंग से जनता द्वारा चुने गए कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री मुसद्दीक को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। जहीद ने तुरंत मुसद्दीक के पूर्व वफादार का सफाया कर दिया और नेशनल फ्रंट और मुसद्दीक की ये पार्टियों के नेताओं की गिरफ्तारी करवाना शुरू कर दिया। इस तरह से जो बचा कुचा विपक्ष था वो भी प्रभाव रूप से शांत हो गया और इस तरह ईरान में प्रो अमेरिकी सरकार स्थापित हो गई, अगले 25 साल तक चलती रही। अगले 25 साल तक शाह ने गुप्त पुलिस शावक की मदद से ईरान पर राज किया, जिसे सीआईए ने स्थापित किया था। अगले 25 साल यानी 1979 तक ईरान में प्रो वेस्टर्न और मॉडर्नाइजेशन एजेंडा के साथ लैंड रिफॉर्म, सेकुलरिज्म और यूएस राइट इन्वेस्टिगेशन लिए जाते हैं, लेकिन शाह के शासन को पश्चिमीकरण, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दमन के रूप में भी देखा गया। इस तरह ईरान में छात्रों, धार्मिक गुरुओं और लेटेस्ट ईरान के लोगों के साथ के राज का भारी विरोध करना शुरू कर दिया और इस तरह 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है, यानी इस्लामिक क्रांति होती है। और इस तरह इस्लामिक क्रांति के नायक अयातुल्ला राहुली खुमैनी के राज में आ जाता है और सीआईए पोषित राजा शाह का अंत होता है। हमने ईरान के उदाहरण को इसलिए विस्तार से समझाया ताकि आपको ये समझ आ सके कि सीआईए कितना पावरफुल खुफिया एजेंसी है और किस तरह अमेरिका में बैठे-बैठे एक दूसरे देश की सरकार को गिराने की ताकत रखती है। साल 2013 में जब सीआईए के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिश किए गए, तब मालूम चला कि सीआईए ने 1946 से लेकर 2000 तक 81 से ज्यादा बार दूसरे देशों के इंटरनल इलेक्शन
में इंटरफेयर किया और 61 बार से ज्यादा बार तख्तापलट करने की कोशिश की। इन डॉक्यूमेंटों में दूसरे देशों की सरकार गिराने, विपक्ष को पैसा खिलाने, घूस देने जैसी बड़ी बड़ी घटनाओं का जिक्र था। सीआईए पर भारत के केरल राज्य की कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के भी आरोप लगते हैं। दरअसल साल 1957 में केरल में पहली बार जब विधानसभा चुनाव का राज्य का जब विधानसभा चुनाव हुआ, तो राज्य की कुल 126 सीटों में से अकेली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई को 60 सीटें आती है। वही आजादी के आंदोलन की लहर में लगभग हर राज्य में सरकार बनाने वाली कांग्रेस को मात्र 43 सीटें आई और इस तरह सीपीआई नेता ईएमएम नमोद केरल के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सीपीआई की केरल में बनी सरकार पूरे देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार थी। माना जाता है कि भारत के किसी राज्य में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार बनने की घटना ने अमेरिका की चिंताएं बढ़ा दी और इसी तरह इस सरकार को गिराने के आरोप सीआईए पर लगते हैं। वो कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, इसे लेकर के कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो नहीं मिलते हैं। जिस तरह ईरान के मामले में खुद अमेरिकी सरकार की तरफ से डॉक्यूमेंट जारी किए गए थे। दरअसल 70 के दशक में भारत में अमेरिका के राजदूत रहे डेनियल पैट्रिक मोनियल ने साल 1978 में एक किताब लिखी जिसका नाम था डेंजरस प्लेस। इस किताब में पैट्रिक ने आरोप लगाया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने कांग्रेस को पैसे दिए थे और एक बार तो यह पैसा सीधे इंदिरा गांधी को दिए गए थे। यहाँ यह बताना जरूरी है कि इंदिरा गांधी उन दिनों भारत की प्रधानमंत्री नहीं थी, तब वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष में थी। पैट्रिक ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार को हराने के लिए पैसे दिए गए। दरअसल इंदिरा गांधी के साथ समय भारत का झुकाव रूस की तरफ था, जिससे सीआईए और अमेरिका इंदिरा गांधी से नाराज थी। इस कड़ी में डेनियल पेट ने मोनियल अपनी किताब में डेंजर प्लेस में लिखते हैं कि 1974 में इंदिरा गांधी सीआईए द्वारा षड्यंत्र के खतरे के बारे में भाषण दे रही थी, जबकि मैं चीन में हमारी साझा रुचि के बारे में संबंधित भारतीय अधिकारियों से मिल रहा था। नई दिल्ली में मैंने दूतावास पर जब जोर दिया कि वो भारत में हमारे 25 साल के पूरे काल की समीक्षा करे, यह जानने के लिए कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमने बहुत कम हस्तक्षेप किया। हमने केवल 2 बार भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, वह भी राज्य चुनाव में संभवतः कम्युनिस्ट जीत के सामने। एक बार केरल में और एक बार पश्चिम बंगाल में। दोनों बार यह पैसा कांग्रेस पार्टी को दिया गया जिसने इसकी मांग की थी। एक बार तो यह पैसा खुद श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया गया था, जो उस समय पार्टी में थी। डेनियल पैट्रिक मोनियम इंदिरा गांधी के बारे में आगे लिखते हैं कि चूंकि अब हमें उन्हें कोई पैसा नहीं दे रहे थे, यह समझ में आता है कि उन्हें संदेह हो सकता है कि यह पैसा हम किसे दे रहे हैं। इस प्रथा को अब ज्यादा बढ़ावा आगे नहीं दिया जाना चाहिए। मोनियम के इन आरोपों को साल 1977 से 1979 के बीच भारत में अमेरिकी दूतावास के राजनीतिक सलाहकार रहे हार्वर्ड ने ब्रूनर सेफर से भी अपनी किताब एलसवर्थ बंकल ग्लोबल ट्रल शूटर वियतनाम हॉक में भी दोहराया है। हार्वर्ड भी सेफर की साल 2003 में छपी इस किताब में सेफर लिखते हैं कि कम्युनिस्ट सरकार के स्वतंत्र भी निष्पक्ष और चुनाव के सत्ते में आने का प्रतीक बन जाती है। जैसे कि डेनियल कॉक्स ने इंगित किया है कि चुनाव परिणाम ने वाशिंगटन में अलार्म घंटियां बजा दी। डेनिस वक्स भी एक अमेरिकी डिप्लोमेट थे जिसे पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी दूतावास से भी काम किया करता था। सफर आगे लिखते हैं कि केरल जैसी घटनाओं का रोकना अमेरिका द्वारा भारत को दी जा रही थी मदद को बढ़ाने का एक और कारण है, या कहें कि एक और तर्क बन गया। यहाँ इसे थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्योंकि उन दिनों भारत का नया नया आजाद हुआ था, इसीलिए उन दिनों अमेरिका द्वारा भारत को कई प्रकार की मदद की जा रही थी। जैसे भारत में अमेरिका से गेहूं आता था और इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि जैसे केरल में कम्युनिस्टों की जीत हुई, अगर ऐसी और जीत को होने से रोकना है तो भारत में और मदद पहुंचानी होगी। शेफर आगे लिखते हैं कि राष्ट्रपति डेविड ने अजनाइवर की सरकार ने शुरुआत में केरल की सीपीआई सरकार के मामले में वेट एंड सी एटीट्यूड अपनाया, लेकिन जल्द ही उसका दृष्टिकोण सतर्कतापूर्ण हो गया। उन दिनों एल्वर्थ बंकर ने भारत में अमेरिका के राजदूत से शेफर लिखते हैं कि एल्वर्थ बंकर के दूतावास ने वाशिंगटन के दृष्टिकोण से सहमति जताई और इसे लागू करने के लिए सिफारिश की। अंततः कम्युनिस्टों को सत्ता से हटाने में मदद के लिए सीआईए का एक गुप्त ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था। यही थी हमारी आज की कहानी सीआईए के ऊपर। आई होप सीआईए कितनी पावरफुल है कितनी नहीं, इन चीजों की कयास आप लगा सकते हैं इस कहानी के माध्यम से। बाकी आगे की कहानी हम आपको जल्द ही अपने एक दूसरे एपिसोड में ला करके सुनाएंगे कि सीआईए की आगे की और भी कितनी सक्सेसफुल उनके ऑपरेशंस रहे हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हालांकि पहले भी मैंने बता चुका है। खैर किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।